अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री कॉर्नर, मेरा चैनल बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान के नाम से। केमिस्ट्री कॉर्नर का मेरा चैनल, उसमें जो है वो हम डिफरेंट केमिस्ट्री की जो है वो टर्म्स सीखते हैं। आज मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है जो फर्स्ट ईयर क्लासेस होती हैं उनके लिए, ताकि जो है वो उनको भी जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए चैप्टर नंबर 1 से जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है वो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो इससे पहले कि हम जो है वो आज का टॉपिक जो कि हमारा रिलेटेड है कि केमिस्ट्री क्या है और एटम क्या है, इसका कॉम्प्रिहेंसिवली जो है इंशाल्लाह मैं आपको ओवरव्यू जो है वो करवाऊंगा। इंशाल्लाह आपको सारी बातें जो है वो क्लियर करवाऊंगा। इससे पहले कि हम इसकी जानिब बढ़ें, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा आइकन, उसके ऊपर जो है वो आप क्लिक करें ताकि जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। और वीडियो के एंड पर अगर आपको पसंद आ जाए तो शेयर भी कीजिएगा, उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिलेटेड जो टर्म है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री को हम सबसे खूबसूरत केमिस्ट्री की साइंस की ब्रांच बोलते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग कि बेटा इसके बगैर हम जो है वो केमिस्ट्री के बगैर जिंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन जो है वो नहीं समझते। विदाउट केमिस्ट्री life is incomplete in every aspects of the universe. So आप कोई भी जो है वो मामला उठाकर देख लें, आपको केमिस्ट्री जो है वो ज़रूर मिलेगी। केमिस्ट्री के बगैर जो है वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री एक है ही ऐसी चीज़ जो कि हुस्न जो है जिसका हम कहते हैं वो प्रोड्यूस करती है साइंस के अंदर, और इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इंसानों के जो है वो काम आती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। गर्ज की किसी भी चीज़ को जो है वो अगर हम बयान करना शुरू करें तो यकीन करें कि जो है वो हमारा ये टाइम जो लेक्चर का है ये भी ख़त्म हो जाएगा। साल मेरा ख्याल है कि हम सारा इसकी इंपॉर्टेंस ही पढ़ते रहे और इसकी यूजेज एप्लीकेशन ही पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह वो खत्म नहीं होंगी। इतनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री में जो है वो जाने और इतनी जो है इसमें खूबसूरती है। सो बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब सिर्फ ये कह देना जो कि स्टडी ऑफ मैटर ये कंप्लीट नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, chemical changes of matter and all the laws and principles which govern the changes in the matter is all about chemistry. ओके हम क्या कहेंगे, मादे की कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल चेंजेस, और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल्स भी बने हुए हैं, वो हम कहते हैं वो क्या है, सारी केमिस्ट्री कहलाती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट इसी के अंदर टर्म आ गई वो क्या है, मैटर। मैटर क्या है केमिस्ट्री में, हमने कह दिया ना कि सारा हम मैटर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो मैटर को हम कहते हैं everything that occupies space and have definite mass। कुछ लोग जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम के साथ जो है वो इसको डिफाइन करते हैं, जो कि गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि मैटर की एक जो टाइप है, जो एक हालत है, वो गैस भी है, एंड वी नो दैट गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ओके तो आप जिस तरह की शेप में उसको डाल देंगे उसको उसी तरह का जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसलिए हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, वो मैटर कहलाती है। ओके सो मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसका फर्स्टली टॉपिक है एटम के मुतालिक। एटम को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सो एटम के जो है वो बाकायदा उसको डिफाइन करने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अर्लियर
हिस्ट्री होगी इसकी, यानी कि शुरू में इसके ऊपर क्या काम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले ये कहा जाता रहा इन द एंशिएंट टाइम्स, स्टार्ट में क्या कहा जाता रहा कि मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है जिनको हम तकसीम नहीं कर सकते, इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। ये अर्लियर हिस्ट्री में बहुत देर तक जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहा। अच्छा जी, उसके बाद आगे ग्रीक फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स ने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट की, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और थोड़ा सा एडवांस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया मैटर को। कैसे? अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर्स मैटर कुड बी डिवाइडेड। अब आप कहेंगे कि पिछली बात की नफी हो रही है, नो, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आएगी। आप देखेंगे कैसे कि ग्रीक फिलोसोफर्स कह रहे हैं कि मैटर कुड बी डिवाइडेड, मैटर को तकसीम किया जा सकता है, बट आफ्टर डिवीजन हम कितना का डिवीजन जो है वो कर सकते हैं, कब तक कर सकते, यानी कि जब हम उसको डिवाइड करते जाएंगे एक ऐसा बेसिक यूनिट आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो यहां से बात आई, रुकी वहीं पर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये आई कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम डिवाइड करते करते एक ऐसे यूनिट पर पहुंचेंगे जो कि एक बेसिक यूनिट होगा और जिसको फर्दर डिवाइड करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, वो जो है वो कहलाएगा, जो हम कहेंगे इंडिविजिबल। तो ग्रीक फिलोसोफर्स का ही एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस का जो ड्यूरेशन है इसको हम कंसीडर करते हैं 370 से 460 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की हम बात करते हैं कि इतना अर्सा पहले की बात है। डेमोक्रिटस जो है, डेमोक्रिटस कहता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट को उसने नाम दिया एटोमोस, से डिराइव्ड था एटम। ओके, एटोमोस का मतलब क्या है? इंडिविजिबल। ओके, यानी कि यहां से उसने कहा कि ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इसमें हम थोड़ी सी इस तरह की चीज लेके आते हैं कि ये जो आप इंडिविजिबल की बात कर रहे हो, क्योंकि वो ग्रीक था तो उसने भी ग्रीक वर्ड में जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन की और कहा कि एटम हम रखते हैं इसका नाम। वो क्यों रखा? वो लफ्ज ग्रीक में था एटोमोस। एटोमोस का मतलब क्या था? इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो कंसेप्ट जो है वो उसमें आप देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है, मॉडर्निज्म जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आ रही है, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, जो कि डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर जो है वो उसने इसका नाम रखा, जो एटम हम अब पढ़ते हैं वो वाला। इसके बाद और भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हुई और जो है वो जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन आई। उसमें जो पहले हम करेंगे वो है इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था? 17th सेंचुरी में ये कहा गया कि जो क्वांटिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो कंपोजिशन थी उसकी क्वांटिटेटिव जो है वो स्टडी को अंडर कंसिडरेशन जो है वो लेके आया गया, अंडर जो है वो उसको ज़ेरे गौर लाया गया और ये कहा गया कि जो वो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेन दो पॉइंट्स जो हैं वो उठाए गए वो ये वाले थे, कौन से? हाउ elements combine to give compounds. The first one study. The second one is the how compounds could be broken down into their constituent elements. इसकी भी बकायदा comprehensive study जो है वो यहाँ पर की गई। क्या? किस तरह एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं
और किस तरह कंपाउंड्स टूटकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अपने पार्ट्स, अपने ज्यूस, अपने एलिमेंट्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहां से दो टर्म और डिजाइन हो गई, कौन से वाली कि एलिमेंट क्या होते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट को हम कहते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब प्योरेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस केस कंबाइनिंग एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि मिलने वाले एटम्स जो हैं वो उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल N2 ये एलिमेंटल फॉर्म है, अब दो नाइट्रोजन थे, Cl2 H2, ठीक है। इस तरह डिफरेंट हम एग्जांपल्स जो है इसमें कोट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट बिकॉज इन दिस केस कंबाइनिंग एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, मीनिंग जो कंबाइन होने वाले एटम है वो सेम है। ओके, नो डाउट। फिर हमने बात की कंपाउंड्स की भी कि कंपाउंड क्या है, ये बात अब इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। व्हाट इज अ कंपाउंड? हम इसको कहते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, केमिकली और फिजिकली दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ये डस्टर और ये बोर्ड मार्कर मैंने मिलाई है, दोनों मिलाने के बाद भी अपनी अपनी जो है वो खूबियां शो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बोर्ड मार्कर नहीं, इसका ढक्कन बनाया गया, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो चीजें मिक्स की गई, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रही। एक ढक्कन नजर आ रहा है, इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या क्या थी, क्या क्या इसके हिस्से थे, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो ये एक केमिकल चेंज है, जो है वो हम कहते हैं when two or more elements combine chemically the resulting product is called compound। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं NH3, बैलेंस कर लें तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा N2 + 3H2 2NH3। नाइट्रोजन एक एलिमेंटल फॉर्म, हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज NH3। NH3 is totally different from nitrogen and hydrogen, वो दोनों में से किसी के साथ भी नहीं मिलती, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो यहां से हम कहते हैं कि when two or more elements combine chemically then the resulting product is called compound। तो यहां से जो डिस्कशन की गई वो ये वाली कि किस तरह एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं और किस तरह कंपाउंड्स टूटकर अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो मैं आपको इधर से हम एग्जांपल लेते हैं, उसी को लिख लेते हैं। देखें N2 and 3H2 combine to give 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। और नेक्स्ट ये उसके उलट भी है कि 2NH3 मॉलिक्यूल जो है वो टूटकर एक N2 का और 3H2 के बना रहे हैं। ये पहले सवाल का आंसर है कि किस तरह एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि किस तरह कंपाउंड टूटकर जो है वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये 17th सेंचुरी में इसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो काम किया गया है। ओके ओके, यहाँ तक ये है 17th सेंचुरी की बातें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने मूवमेंट देनी है, जो नेक्स्ट हम जो है वो बातें सीखेंगे, जो नेक्स्ट हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे वो है जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन ने 1808 में 1808 जॉन डाल्टन का भी जो है वो केमिस्ट्री में काफी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हम कहते हैं कि इसने एक इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका मेन फोकस क्या था कि मैटर जो है वो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो से मिलकर बनी है, जो कि अपनी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो करते हैं। उसकी जो है वो थ्योरी का मेन जिसको हम कहते हैं पोस्टुलेट जो है वो था। अब जॉन डाल्टन ने जो क्वेश्चन अराइज किए वो कहता है कि अगर आप जो इतनी बातें कर रहे हो, इतनी डिस्कशन कर रहे हो, तो आपके कहने का मतलब कि एटम एग्जिस्ट करता है। तो आंसर दिया गया और उसने उसको एक्सप्लेनेशन खुद भी दी कि क्या कहा कि एटम एग्जिस्ट करता है तो उसको दो बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए। कौन सी वाली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, ओके, या मैटर, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन,
अकॉर्डिंग टू डाल्टन वो कहता है कि अगर एटम एग्जिस्ट करता है, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द थिंग यू आर सेइंग एटम व्हिच इज एग्जिस्ट व्हिच शो एग्जिस्टेंस, सो इट शुड एक्सप्लेन बोथ दीज कंडीशंस। इनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। अब क्या ये दोनों लॉ एटम एक्सप्लेन जो है वो करते हैं? आइए उन बातों की तरफ जो है वो हम प्रोसीड करते हैं। लो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। आई होप यू आर एंजॉयिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द एवरी एक्सप्लेनेशन अबाउट द एटम। ओके, अच्छा जी, यहां से हमने पहला कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, यहां से हम बात अगर करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मैटर की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी भी आ जाती है, क्या कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transformed from one form to another form। मैटर की बात करते हैं, अगर अकेला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो मास क्या कहते हैं, वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या हो सकता है, वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल से कि क्या वो बात एक्सप्लेन होती है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, N2 3H2 2NH3, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो 2 का मिलकर हो गया 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 और 6 है तो 6 ग्राम। और ये हमारे पास नाइट्रोजन का 14 और 3 का हाइड्रोजन का कितना हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 ग्राम। नो लुक एट दिस बेटा जी कि 28 ग्राम इसके, 6 ग्राम इसके, मिलकर 34 ग्राम जो है वो उन्होंने अमोनिया के हमें दिए हैं। देन व्हाट विल हैपन कि आप देखें इनको जमा करें कितने बनते हैं 34 ग्राम और बने में कितने 34 ग्राम के बने। सो वी कैन सी दैट इट कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का मास है वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो फिर हम कह सकते हैं एटम एग्जिस्ट, क्योंकि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हैं वो उनका मास बराबर है। फिर और एग्जांपल लेने, ये नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं 12 ग्राम 32 ग्राम और 44 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का हो गया 32 ग्राम, कार्बन का 1 का 12 32 और 12 44। लुक एट दिस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो है वो मास क्या है, बराबर है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो होल्ड करता है। सो एटम एग्जिस्ट फिर करता है। ओके, दूसरी बात, दूसरे ने कहा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है तनासुब। मिसाल के तौर पर इसको कहने का मतलब क्या है कि देखें नाइट्रोजन का 1 मोल रेशो हाइड्रोजन के 3 मोल और प्रोपोर्शन है क्या 2 मोल प्रोडक्ट, ये प्रोपोर्शन है। रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज आती है वो होती है प्रोपोर्शन, तनासुब, इक्वालिटी। सो हम क्या कहेंगे, हमारे साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो रिएक्शन हर साल पढ़ा देते हैं ये रिएक्शन बच्चों की सानी की, ताकि उनको जल्दी याद हो जाए। अब यहाँ पे हर साल ऐसे ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन का मिलकर 2 मोल अमोनिया के देंगे। ये फिक्स है, लॉ है डेफिनेट कि जिस मोल फिक्स रेशियो से, जिस फिक्स मोल रेशियो से एक केमिकल रिएक्शन हुआ है हमेशा वो वैसे ही रहेगा। सो तो जी हर जब भी आप मर्जी पढ़ने ऐसे रहेगा 1:1 प्रोपोर्शन 1 कि एक कार्बन का 1 ऑक्सीजन का मोल मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर जो जॉन डाल्टन का जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि एटम एग्जिस्ट करता है, द आंसर इज यस, क्योंकि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर को भी एक्सप्लेन किया है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने बातें करनी है वो कुछ इस तरह से हैं कि अब क्योंकि हमें सबूत मिल गया कि एटम एग्जिस्ट करता है बकायदा,
तो फिर हम अब उसको डिफाइन करेंगे कि एटम क्या है। एटम को दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। एटम दो तरीकों से जो है वो किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी पुरानी डेफिनेशन थी वो ये वाली थी, द स्मॉलेस्ट part or particle of the matter which may or may not exist independently। ठीक है, ये पुरानी वाली जो डेफिनेशन थी वो ये है, which may or may not exist independently is known as matter। मैटर की कौन सी टाइप? एटम। एटम कहलाता है। अब यहां से ये है ओल्ड डेफिनेशन। में क्या जाता है? नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। और में नॉट में क्या आती है? हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन वगैरह, ये जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे? इंडिपेंडेंटली, आजादाना तौर पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये पहली हम डेफिनेशन करते थे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और पार्ट ऑफ द मैटर व्हिच मे और मे नॉट exist independently is called matter। अब जो न्यू डेफिनेशन हम कहते हैं वो ये वाली है, the smallest particle of the matter which can take part in a chemical reaction, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। और आपको अभी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो करवा के रखा हूं, उसमें हमने ये जज किया है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या? नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है वो वाटर बना रहे हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो उसके एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। सो दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? The smallest particle or part of matter which can take part in a chemical reaction। ओके, अब जो है वो एटम को वगैरह डिफाइन करेंगे, ये चीज है। ओके हो गया। इसके बाद हमने ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एटम तक, और अब मॉडर्न लेवल पर इसके ऊपर क्या रिसर्च हो रही है उसको डिस्कस करते हैं। मॉडर्न रिसर्चेस, मॉडर्न रिसर्चेस शो करती हैं कि हमारे पास ना एटम कुछ इस तरह से है। ये न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेस, जो कि हम डिफरेंट तरीकों से भी करते हैं, कि एटम एक ऐसी चीज है जिसमें एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसमें 100 पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो है, मीजॉन है, हाइपरॉन है। ये डिफरेंट जो हैं वो 100 particles, these type of 100 particles exist in the structure of atom। अब ये 100 के 100 पार्टिकल, ये हम कह रहे हैं इतना छोटा है कि इसकी हम एविडेंस में देखेंगे, हमें आम आंख से ये नजर नहीं आता एटम। अब देखें इसमें 100 पार्टिकल्स हैं। अब वो 100 पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये जो इसका न्यूक्लियस है इसके अंदर 99, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, मीजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द बाहर घूम रहा है, बाकी 99 कहाँ पर मौजूद हैं? उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। ओके, और एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितना उसके ऊपर नेगेटिव उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव है। एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। फिर एटम जो है दो तरह के रिएक्शंस शो करता है। हमने कहा ना कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो किस तरह से करेगा? उसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं? दो तरह के हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, और दूसरा है न्यूक्लियस की वजह से, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस।
अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हमारे पास जो है वो क्या होता है, दो टाइप्स आते हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, जिसमें हम कहते हैं कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर बना देंगे, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर जो है वो फ्यूजन हो जाएगा। और एक बड़ा न्यूक्लियर टूटकर दो न्यूक्लियर में चेंज हो जाएगा, या अपने से छोटे न्यूक्लियर चेन में चेंज हो जाएगा, तो वो होगा न्यूक्लियर फिशन। बनने का अमल फ्यूजन, टूटने का अमल फिशन होगा। सो रिसर्च मौजूद है चाइनीज डॉक्टर की स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है, कि इससे भी छोटी है, किनसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो फिर बड़ी चीजें, इनसे भी छोटी चीजें स्ट्रिंग धागे जिसमें धागा नुमा सकते हैं उसके बारे में। और हाँ, ये भी मॉडर्न रिसर्च में बताया गया कि 100 पार्टिकल में से जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्यों कि जो एटम है उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो हैं वो यही एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए कौन कहते हैं फंडामेंटल, बुनियादी पार्टिकल्स जो हैं वो इसके यही होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट हमारा इसकी जो है वो डेवलपमेंट का रह गया वो है इस के एटम का सिंबल कैसे लिखना है, एटम के एटॉमिक मैसेज फाइंड करना। वो हमारा एक नया साइंटिस्ट है तो वैसे पुराना ही, लेकिन आप लोग क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपके लिए नया होगा। ओके ओके, वो था जी जैकब बर्जीलियस, स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट है जिसका नाम है जे बर्जीलियस, जिसको जैकब बर्जीलियस जो है वो हम कहते हैं, उसका पूरा नाम यही वाला है, ठीक है, जैकब सॉरी फॉर इंटरप्शन, जैकब बर्जीलियस। इसके दो इंपॉर्टेंट काम हैं, कौन से वाले, एटॉमिक मासेस। जैकब बर्जीलियस भाईजान ने जो हम एटम के एटॉमिक मैसेज पढ़ते हैं ना, वो इन्होंने हमें फाइंड करके दिए थे, और तब के फाइंड किए, 17th सेंचुरी की बात है, तब के फाइंड किए और अब के फाइंड किए, इसके वैल्यूज में बहुत क्लोज रिलेशन है। मिसाल के तौर पर अब हम ऑक्सीजन का पढ़ते हैं, जो है वो 16 पढ़ते हैं, तब था 15.999, नाइट्रोजन का हम पढ़ते हैं 14, तब था 14.003, इस तरह करके था। His values of atomic masses are very close to the modern values of atomic masses। और दूसरा जो है वो सिंबल, एटम के लिए जो हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म लिखते हैं, वो भी हमें जैकब बर्जीलियस स्वीडिश केमिस्ट भाईजान ने ही बताई थी। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए H लिखना है, सोडियम के लिए Na लिखना है, अब पढ़ते हैं सोडियम लिखते हैं Na, ये नाइट्रियम से है, ठीक है, क्लोरीन के लिए C, अब वो के दो हैं तो वो उसके लिए पहला वर्ड जो है वो बड़ा लिखेंगे, दूसरा जो है वो छोटा, पहला कैपिटल, दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर लिखेंगे। इस तरह जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो शॉर्ट फॉर्म थी, सिंबॉलिक फॉर्म थी, वो भी हमें जैकब बर्जीलियस ने जो है वो हमें करनी सिखाई, लिखनी सिखाई। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और इससे रिलेटेड आपको मेरा कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कंसल्ट विद मी यूजिंग फेसबुक by ID Azizur Rahman, by YouTube channel which is named as Chemistry Corner by Mr. Chemistry Azizur Rahman। WhatsApp contact जो है वो नीचे राइट किया हुआ है, आप उसके ऊपर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड वो होगी एविडेंस, शहादतें ढूंढेंगे कि एटम कैसे नजर आता है। इसको देखना तो कैसे, किसके पास जाना, किसी निजूमी के पास जाना पड़ता है, या केमिस्ट जो इतनी बातें करता है वो भी काम कोई कर सकता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपके साथ मुलाकात होगी, और नेक्स्ट जो है वो
एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।